हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना जो टॉपिक किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का किया था, तो उसमें हमने न्यूमेरिकल भी किए और साथ में कुछ कंसेप्ट थे हमारे रिफ्लेक्शन से संबंधित, और वो हमने वहाँ से कंप्लीट किए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th और जो साइंस का अपना टॉपिक चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला, ऑप्टिक्स का जो चैप्टर था, तो आज हम उसमें आगे बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था, अब आज हम जो बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जो रे है वो बैकअप होती थी। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, उसके किसी भाग पर पॉलिश नहीं होगी, तो वो जो रे होगी वो दोनों मीडियमों में ट्रेवल करेगी। तो किस तरीके से हम देखते हैं कि जब कोई रे अगर इंसिडेंट होने के बाद अगर उसका रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या तो वो नॉर्मल की ओर बैंड होती है या नॉर्मल से फार अवे होती है, यानी कि दूर हटती है। तो हम बात करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए यहाँ से ऑफ देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ जो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, बहुत आसान डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, और हमें आसानी से लर्न भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियरिटी से देखें। ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत हमें प्रॉब्लम का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, इसलिए आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझते हुए जाएं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन ए रे when a ray travels from one medium to another medium, then it deviates। तो हम देख रहे हैं कि when a ray travels from one medium to another medium, ठीक है, then it deviates to its own path। It is called refraction of light। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि when a ray travels from one medium to another medium, then it deviates to on path। ठीक है, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम देख रहे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो डेविएट हो जाती है। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको डेविएट क्यों हो रही है, किस पर डिपेंड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ दो फिगर बनाए इस तरीके से, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कोई भी रे इंसिडेंट कराते हैं, ये आपकी जो रे है वो इंसिडेंट रे है, और ये आपका जो है आपका नॉर्मल। ठीक है, अब यहां से देखिए आप इसको रियर मीडियम ले रहे हो और इसको आप डेंसर मीडियम। तो देखिए यहां से वो इस तरीके से ना जा करके वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, जबकि इसको जाना किस तरीके से चाहिए था, इस तरीके से।
लेकिन वो नॉर्मल की ओर, जो ये यहाँ पर आप नॉर्मल देख रहे हो उसकी ओर बेंड होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये रेयर मीडियम है ना, इसको क्या बोलते हैं, या तो ये एयर मीडियम होगा या वैक्यूम मीडियम होगा। ठीक है, और ये आपका डेंसर मीडियम है। यदि हम बात करें कि अगर हमने यहाँ पर डेंसर मीडियम ले रखा है और यहाँ पर रेयर मीडियम, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा से प्लॉट करते हैं। तो इस तरीके से कोई रे आप इंसिडेंट कराओगे। ठीक है, और ये आपको पता है कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इसको इस तरीके से जाना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से ना जा करके ये क्या है, इसका रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल आई होगा, और यहाँ इसके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल आर होगा। आप जानते हो कि इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। इसको आप बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, या रिफ्रैक्टेड एंगल, जो भी आप। रिफ्रैक्टेड केवल आर का डिफरेंस होता है, अगर आपने रिफ्लेक्टेड कर दिया तो फिर वो रिफ्लेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको आपको पता ही है क्या बोलते हैं इसको, आपतन। ठीक है, ये आपको पता है, आपतित किरण। ठीक है, ये जो आपने पृष्ठ ले रखी है, जो सरफेस ले रखी है, ये ट्रांसपेरेंट एक मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट एक सरफेस होती है जिसे आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है उसका मतलब ही होता है कि अगर किसी रे को आप इंसिडेंट कराओगे तो रे इंसिडेंट होने के बाद उसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और इसको आप खोल सकते हो खुला माध्यम इस तरीके से। अगर आपने यहाँ पे देखा है तो ये उसी तरीके से हो जाएगी आपकी इंसिडेंट इंसिडेंट रे। ये आपकी जो होगी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये आपको पता ही है ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन इन दोनों फिगर में हम देख रहे हैं, ठीक है, इन फिगर ए इन फिगर बी, इन दोनों अगर हम फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारा फिगर ए है, ये हमारा फिगर बी है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस आया कि मैंने आपको डेफिनेशन में समझा रहा था कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर रेखा ट्रेवल करेगी तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा, डेविएट तो होगी वो, या तो वो नॉर्मल की ओर जाती हुई दिखाई देगी या नॉर्मल से दूर हटती दिखाई देगी। तो यही घटना हमारी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या तो वो नॉर्मल की ओर झुकती है या नॉर्मल से जो अभिलंब है उससे दूर हटने का वो प्रयास करती है। तो इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर देखें, जो जो डेविएशन रे है ना, जो डेविएट्स रे है, डेविएट्स रे कौन सी है, जो यहाँ रिफ्रैक्टेड हुई है। तो ये डेविएट जो रे है वो डिपेंड करेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो डिपेंड होगा वो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम पर। तो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट है अपन नोट कर लेते हैं।
ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम। मीडियम, तो हम देख रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ रे डिपेंड अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम है। मतलब क्या समझे कि इस मीडियम पर डिपेंड कर रही है, किस तरीके के मीडियम में वो रे है वो ट्रेवल कर रही है। तो हमें पता है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर हम इसकी जगह वाटर ले लेते तो वाटर में उसकी स्पीड कुछ अलग हो जाएगी। ठीक है, वाटर में जो उसका रिफ्लेक्शन होगा अलग होगा। अगर हम एयर मीडियम में देख रहे हैं तो एयर मीडियम में क्या हो रहा है, अगर इस फिगर में देखें हम कि डेंसर मीडियम से, अगर यहाँ कोई डेंसर मीडियम है, यहाँ हमारा रियर मीडियम है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ नॉर्मल से फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन शो कर रही है रे। ठीक है, नॉर्मल से दूर हटने का प्रयास कर रही है। इस वाले पॉइंट में अगर देखें हम तो वो नॉर्मल की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि दूर जाने की बजाय वो नजदीक आने का प्रयास करेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको इधर की ओर करेंगे वैसे वैसे रे इसके पास आती जाएगी। यानी एक रे को आप इस तरीके से पकड़ रहे हो और उसका रिफ्रैक्शन इस तरीके से हो रहा है, आप इसको इधर की ओर खींचोगे तो रे इधर आने का प्रयास करेगी। और यदि आप जैसे जैसे दूसरे में देखें अपोजिट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? सेकंड जो पॉइंट है, पहला देखा कि किस पर डिपेंड है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम। ठीक है, अब यदि अगर हम सेकंड निकालने का प्रयास करते हैं कि इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम इज लेस देन, ठीक है, या लार्ज देन if the optical is large than, अब क्या होगा? ठीक है, इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम इज लार्ज देन, तो क्या होगा? तो हमें पता है जो रे है उसका रिफ्रैक्टेड होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे है अगर हम डेंसर मीडियम, अगर हमारा वो डेंसर मीडियम ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगी? बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। मतलब क्या समझे? सेकंड पॉइंट को दोबारा से देखें, इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी of the other medium is large then the refracted ray bends towards the normal, यानी कि वो नॉर्मल की ओर झुकेगी। पहला पॉइंट देखो, इसमें देखो फिगर, आप यहां से देख लो जो फिगर ए है ना आपका, है ना, तो फिगर ए में हम देख रहे हैं कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम इज लार्ज देन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। फिगर ए, यहां फिगर ए में हम देख रहे हैं कि यहां पर अगर कोई रे, अगर डेंसर मीडियम जो उसका अदर ऑप्टिकल डेंसिटी जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो अदर मीडियम है वो अगर वो ज्यादा है तो उस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी। ठीक है, मेरी बात आ रही होगी समझ में कि ये रे किस तरीके से डिपेंड करती है ना, मैंने पहले बताया कि डेंसिटी पर डिपेंड करती है उसकी। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम अगर उसका ज्यादा है तो रे जो होगी रिफ्रैक्टेड रे वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखें हम तो तीसरा पॉइंट हमें क्या निकलता है, इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम
ऑप्टिकल डेंसिटी लेस देन कैसा है, कम है, देन द रिफ्रैक्टेड रे then the refracted far away from the normal, far away normal as on इन फिगर बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तीनों पॉइंट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण क्या है। ठीक है, तो हम देखें कि उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी है जो किसी मीडियम में ले रही हो उस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर ज्यादा है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है और कम है तो वो नॉर्मल से दूर है। इसका मतलब क्या होगा, जो एयर मीडियम से लाइट एंटर करेगी किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी। अगर वो रेयर मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है रे, तो उसका जो डेविएशन होगा बहुत ज्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं उसका जो यहाँ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन एंगल बनने वाला है वो बहुत ज्यादा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कम है और यहाँ पे देखोगे ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में ना कभी भी ध्यान रखना कि एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये डिपेंड करती है किस पर, ऑप्टिकल डेंसिटी पर। ठीक है, वहां एक ही मीडियम था और जिसके कारण हम देख रहे थे कि लाइट को इंसिडेंट कराया और उसका रिफ्लेक्शन हो गया, उसी मीडियम में हो गया, है ना। जितना एंगल से वो इंसिडेंट हुई थी नॉर्मल के साथ उसने बनाया था, उतने ही एंगल से वो वापस लौट के गई। ठीक है, उस घटना को अपन रिफ्लेक्शन बोल रहे थे, लेकिन इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। अब इसमें सबसे बड़े इसको अपन, इसमें नेक्स्ट जो हमारा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, देखो एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ कि जब कोई लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रेवल करेगी तो उसका डेविएशन होगा, या तो वो इधर की ओर आती हुई दिखाई देगी या इससे दूर होती हुई दिखाई देगी। तो इसी घटना को अपन बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाए, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका डेविएशन यहाँ से हो पा रहा है। ठीक है, और क्यों हो रहा है, इसका क्या क्या फैक्ट है। तो मैंने यहाँ भी लिखा है कि जो ये डिपेंड होगा डेविएशन, वो किस पर डिपेंड होगा, वो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम पे होगा। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट लेते कि ऑप्टिकल डेंसिटी द अदर मीडियम है, अगर वो लेस देन है तो कंडीशन क्या है, और लार्ज देन है तो उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो प्लीज बच्चों, जो हमारे इस चैनल से बजरंग स्टडीज जो चैनल है, अगर आप लोग इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मैं आशा करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ें और अपने इस इंग्लिश मीडियम जो साइंस है और भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो अपनी स्टडी मटेरियल है, तो उसका आप बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
देखो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये क्या होता है भाई, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ से अब हम डेफिनेशन इसको लिखते हैं, समझेंगे इसको। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम और वैक्यूम मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करें या हम वैक्यूम मीडियम की बात करें, वैक्यूम मीडियम, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, it is called refractive index। तो मैं बात कर रहा था कि द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर अगर हम लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, देखो जो मैंने यहाँ पर नोट किया ना उसी चीज को मैं यहाँ पर लिख, ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूँ। आपको आसानी करने के लिए आप आसानी से डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, ठीक है, आपकी सरलता के लिए हम इस तरीके की डेफिनेशन का ज्यादा यूज करते हैं जिससे आपको आसानी के साथ वो मेमोराइज हो जाए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वेयर सी इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और v आपका वो होगा जिस मीडियम में आप ले रहे हो उसको, ठीक है, फिर c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ब्रैकेट में लिख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ना स्पीड क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, मीटर पर सेकेंड। v आपको पता ही है कि वो वेलोसिटी है किसकी, मीडियम की, जिसकी बात कर रहे हैं स्पीड। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो किस तरीके से, ठीक है, रिफ्रैक्शन के रूल हमारे जो होंगे देखो रिफ्रैक्शन के रूल क्या होंगे, आप देख रहे थे कि उसमें कि जैसे अब पहले रिफ्लेक्शन के रूल्स देख रहे थे, उसका जैसा पहला रूल्स है आपका जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ठीक है, वो तीनों एक ही तल में, ठीक है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं जो हमारा जो फर्स्ट नियम बनता है वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल,
at the point of incidence or lies in the same plane. फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, द इंसिडेंट रे refracted ray and the normal at the point of incidence all light in the same plane. देखो, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइज इन द सेम प्लेन. मतलब क्या निकला भाई, तीनों एक ही पॉइंट, ठीक है. तो इसमें हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है. द रेशियो ऑफ, यहाँ पर दूसरा पॉइंट अपन निकाल सकते हैं इसका, ठीक है. तो तीनों एक ही तल में होते हैं. हम देखा था कि इस तरीके से कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इस तरीके से कोई रे आएगी और रे आने के बाद इसका ये नॉर्मल है, या इधर आएगी या इधर की ओर डायरेक्ट होगी, है ना. तो तीनों एक ही, जो जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रहे हैं ना, वो एक ही पॉइंट होगा, है ना. रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं. जो सेकंड है, अगर हम सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड होगा, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine refraction. The ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction. ठीक है. It's constant. It's constant. The ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction is constant and equal to the refractive index. This law is known as this called Snell law. Snell law. तो देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant and equal to the refractive index. This law is called Snell law. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट. और यहाँ देखें हम साइन ऑफ इंसिडेंस
साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हमेशा जो इक्वल होगा वो किसके होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो अपन यहां लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, इंसिडेंस एंगल ऑफ आई, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ आर, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, स्नेल का। आप ऐसे भी लिख सकते हो द रेशियो बिटवीन इंसिडेंस एंगल ऑफ साइन रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ साइन, इट इज कॉल्ड स्नेल लॉ। तो देखिए इसमें आपने क्या देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या थी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो कि अगर इन दोनों मीडियमों का अगर अनुपात देख लिया जाए तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमेशा इक्वल रहेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रिफ्रैक्शन की फेनोमेनन में अगर देखा जाए तो एक कांस्टेंट होता है, तो यहां पर मैं इसका नहीं है तो यहां पर ये लिख सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से देखें द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, रूल्स में अगर देखें इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन इन द सेम प्लेन, ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो सेकंड रूल हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंगल टू द, यहां पर लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, इन दोनों का जो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल है और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड जो एंगल है ये हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट हमारे किसके इक्वल है, तो वही चीज तो मैंने यहाँ पे नोट किया है कि वो किसके इक्वल है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो आप लोगे जो रिलेटिव जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, तो वो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं अपन। कोई भी इसमें जितने भी बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं तो मैं प्लीज उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो आरबीएससी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, ऑल ओवर जितने भी बोर्ड हैं उन सभी में ये लाइट वाला चैप्टर कॉमन है। तो सारी बातें हमको यहाँ से समझनी है, पकड़नी, अच्छी तरीके से उसका फायदा उठाना है, ठीक है। तो कोई भी बात हमको यहाँ से नहीं छोड़नी। क्या होता है, क्या मीन्स होता है, अगर हम ऑप्टिक्स में कुछ करना चाहते हैं तो हमें ये सारी बातें आनी चाहिए। तो एक यहाँ पर में दो डेफिनेशन और हैं, ठीक है, उसको आप देखते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। तो एब्सोल्यूट हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट जो है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स और दूसरा है आपका रिलेटिव इंडेक्स। तो मतलब क्या समझे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। रिलेटिव का आप मतलब क्या समझते हो, रिलेटिव होता है सापेक्ष, और कोई भी कार्य बिना किसी के सापेक्ष नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब है कि हम कोई भी, आज देखो हम ये पढ़ने का काम कर रहे हैं,
ठीक है, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसके रिलेटिव कर रहे हैं? हम टाइम के रिलेटिव कर रहे हैं, है ना। तो मतलब निकल रहा है कि कोई भी कार्य बिना किसी दूसरे फैक्ट के नहीं किया जा सकता। तो दैट मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, ये अलग बात है, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें अगर हम बात करें द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, दिस रेशियो इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का रेशियो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। देखो एक बार देख लेते हैं अपन, जो इंडेक्स होगा, ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर क्या होगा, द रेशियो बिटवीन, किस किस का रेशियो, द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, it is called absolute refractive index। मतलब वही याद था अभी जो किया था हमने C अपॉन D, ठीक है। अगर हम दूसरे, अगर इसके देखते हैं, दो का एक के सापेक्ष, है ना, जैसे अपन नेक्स्ट हायर क्लास में मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तो कोई ना कोई फंक्शन होता है। जैसे अपन एग्जांपल रिलेटिव की बात करते हैं, जैसे अपन किसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं ना, हमारी जो ट्रेन है वो रेस्ट मोशन में रुकी हुई है, लेकिन दूसरी जो ट्रेन है हमारे अगर नजदीक से निकल के जा रही है तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ट्रेन मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये सब जो दिखाई देता है ना, वो रिलेटिव के कारण दिखाई देता है, रिलेटिव मोशन। या हम किसी बस के अंदर सफर कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम रेस्ट हैं, लेकिन जो बस है वो मूवमेंट कर रही है, ठीक है, वो चल रही है, वो मोशन में है, लेकिन पेड़ जो है स्ट्रेट मोशन में है, रेस्ट मोशन में है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि पीछे की ओर भागने का प्रयास करते हैं। हम रेस्ट हैं लेकिन वो भागने का, ये रिलेटिव मोशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हायर क्लास में आप पढ़ोगे। तो यहाँ रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करें, सॉरी रिलेटिव जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स है वो क्या कहेगा भाई, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, इट इज कॉल्ड रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड medium first and speed of light medium in second, it is called relative refractive index। दैट मीन्स क्या निकला कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, ठीक है।
स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकेंड, ठीक है। ठीक, अगर दोनों का रेशियो अगर देखा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, दोनों का रेशियो, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। इसमें मीडियम फर्स्ट होगा, इसमें मीडियम सेकंड होगा। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड लाइट की जो स्पीड होती है अगर डेंसर मीडियम में देखेंगे कुछ होगी, ठीक है। अगर एयर मीडियम में देखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। लाइट की जो स्पीड है चेंज हो जाती है, जैसे जैसे हमारा मीडियम चेंज होता है तो उस तरीके से उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, उसका डेविएशन होता है, ठीक है। या तो वो नॉर्मल की ओर आने का प्रयास करती है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। तो अभी तक जो हमारे इस चैनल से वीडियो अपलोड हुई है हमारी साइंस की, तो मैं आशा करता हूं कि सारी वीडियो को आप लोग देखें, और देखने के बाद आपको कोई भी डाउट, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो हमारे इस चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के नीचे आपका कमेंट बॉक्स होता है, वहां पर आप में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं, ये अभी भी जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं प्लीज वो जल्दी से जल्दी जुड़े, और यहाँ पर स्टडी मटेरियल को आप जल्दी से जल्दी, जिससे हम आप लोगों तक प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ग्लास स्लेब में रिफ्रैक्शन की जो घटना है उसको हम किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ फेनोमेनन है रिफ्रैक्शन पर आधारित, तो उन पर भी हम बात करेंगे। तो बहुत सारा कंसेप्ट होता है समझने का, तो आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करते हुए जाएं और साथ में समझते हुए जाएं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से फेस होती है तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।